अचानक वो आदमी जो पहले सोचता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, जीवित हो गया। मैंने पूछा कि वे वास्तव में किसके लिए आभारी हैं। उन्होंने कहा कि वे आभारी हैं कि कठिन समय में भी उन्होंने संघर्ष किया, अपने करियर को नीचे से ऊपर बनाया और अमेरिकन ड्रीम जिया। फिर मैंने पूछा, आप किस बात के लिए उत्साहित हैं? उन्होंने कहा, वास्तव में मैं उत्साहित हूं कि मुझे अभी बदलाव करने का अवसर मिला है। और ये पहली बार था जब उन्होंने इसके बारे में सोचा। मैंने पूछा, आप किससे प्यार करते हैं और कौन आपसे प्यार करता है? वे अपने परिवार के बारे में बोलने लगे और कि वे कितने करीब हैं। तो मैंने पूछा, आपके पार्टनर के जाने में क्या अच्छा हो सकता है? उन्होंने कहा, देखो, इसमें अच्छा ये है कि मुझे न्यूयॉर्क सिटी जाना पसंद नहीं है। मुझे कनेक्टिकट में अपने घर में रहना पसंद है। इसमें अच्छा ये है कि मैं सब चीज़ों को नए तरीके से देख सकता हूँ। इसने नई संभावनाओं की श्रृंखला शुरू कर दी। उन्होंने कनेक्टिकट में नया ऑफिस खोलने का निर्णय लिया, अपने बेटे को बिजनेस में शामिल किया और मैनहट्टन में कॉल्स के लिए एक आंसरिंग सर्विस रखी। वे इतने उत्साहित हुए कि तुरंत नया ऑफिस देखने चले गए। कुछ ही मिनटों में सवालों की शक्ति ने जादू कर दिया। उनके पास हमेशा ये संसाधन थे कि वे इससे निपट सकते, लेकिन नकारात्मक सवालों ने उनकी शक्ति को छुपा दिया और उन्हें लगा कि उन्होंने सब खो दिया। असल में जिंदगी ने उन्हें बहुत बड़ा तोहफा दिया था, लेकिन सच तब तक दिखाई नहीं दिया जब तक उन्होंने क्वालिटी सवाल पूछना शुरू नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जिस तरह हम चीज़ों को अपने दिमाग में पेश करते हैं, वही तय करता है कि हम जीवन के बारे में कैसा महसूस करते हैं। एक जुड़ा हुआ विचार ये है कि अगर आपके पास किसी चीज़ को समझने या पेश करने का तरीका नहीं है, तो आप उसे अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, ये सच हो सकता है कि आप किसी चीज़ की तस्वीर दिमाग में बना सकते हैं बिना उसके लिए शब्द जाने, या आप उसे ध्वनि या संवेदना के जरिए व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि किसी चीज़ को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता उसे गहराई और वास्तविकता देती है। शब्द हमारे लिए चीज़ों को समझने का एक मूल उपकरण है। अक्सर अगर शब्द नहीं है तो उस अनुभव के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ नेटिव अमेरिकी भाषाओं में झूठ शब्द नहीं है। इस विचार को उनकी भाषा में स्थान ही नहीं मिला, इसलिए उनके सोचने और व्यवहार करने के तरीके में ये अवधारणा ही नहीं है। अगर उसके लिए शब्द नहीं है तो वो चीज़ मौजूद ही नहीं लगती। फिलीपींस के तासाभाई जनजाति के बारे में कहा जाता है कि उनके पास नापसंद, नफरत या युद्ध के शब्द नहीं थे। सोचिए कितनी अजीब बात है। अब मेरी शुरुआती बात पर लौटे। अगर बॉब कभी उबता नहीं है और उसके पास ऊब शब्द नहीं है, तो मैंने सोचा, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मैं कभी अपने अनुभव का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता? मेरे उत्तर में आया डिप्रेशन। मैं कभी कभी झुंझलाता हूँ, गुस्सा महसूस करता हूँ, जिज्ञासु होता हूँ, परेशान या थका हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन मैं कभी उदास डिप्रेस्ड नहीं होता। क्यों? क्या ये हमेशा ऐसा रहा है? नहीं। 8 साल पहले मैं एक ऐसी स्थिति में था जहां मैं हमेशा डिप्रेशन में था। उस डिप्रेशन ने मेरी जीवन बदलने की सारी इच्छा समाप्त कर दी थी और उस समय मुझे मेरी समस्याएं स्थायी, व्यापक और व्यक्तिगत लगती थीं। सौभाग्य से मैंने इतना दर्द अनुभव किया कि मैं खुद को उस गहरे गड्ढे से बाहर खींच सका और परिणाम स्वरूप मैंने डिप्रेशन को भारी दर्द से जोड़ दिया। मैंने मान लिया कि डिप्रेशन होना मृत होने के सबसे करीब का अनुभव है। इसलिए मेरे दिमाग ने बिना मेरी जानकारी के ही डिप्रेशन शब्द को मेरी शब्दावली से हटा दिया, ताकि मैं उसे महसूस या व्यक्त ही न कर सकूं। एक ही कदम में मैंने अपनी शब्दावली से शक्तिहीन भाषा हटा दी और उस भावना को भी खत्म कर दिया जो सबसे मजबूत दिलों को भी तोड़ सकती थी। अगर आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आपको कमज़ोर बनाते हैं, तो उन शब्दों को बदल दीजिए और उन्हें ऐसे शब्दों से बदल दीजिए जो आपको शक्ति दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस शब्दों का खेल है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? असल में फ़र्क तब पड़ता है जब सही शब्द आपको अपने पुराने भावनात्मक पैटर्न तोड़ने में मदद करे। अगर आप शब्द बदलते हैं लेकिन अनुभव वही रहता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर शब्द आपके पैटर्न को तोड़कर नई भावनाएं जन्म दें, तो सब कुछ बदल जाता है। इसे ही मैं ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी यानी परिवर्तनकारी शब्दावली कहता हूँ। ऐसी शब्दावली जो आपके भावनात्मक अनुभव को बदल दे। उदाहरण के लिए, मेरी पत्नी और मैं दोनों ही भावनाओं में गहराई से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे रिश्ते की शुरुआत में हम अक्सर तीव्र बहसों में उलझ जाते थे, लेकिन जब हमने समझा कि अपने अनुभव को बदलने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो हमने इसे बदलकर उत्साहित चर्चा कहने का फैसला किया। इससे हमारी पूरी धारणा बदल गई। उत्साहित चर्चा और बहस अलग नियमों वाले अनुभव हैं।
7 साल में हम कभी भी पहले जैसी तीव्रता वाली बहस में नहीं गए। मैंने ये भी सीखा कि भावनाओं की तीव्रता को और कम करने के लिए हम शब्दों में संशोधक जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं थोड़ा झुंझला गया हूँ या मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरी पत्नी बेकी भी अब अगर थोड़ी नाराज होती हैं तो कहती हैं, मुझे थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो रही है। हम दोनों हंसते हैं क्योंकि ये हमारे पैटर्न को तोड़ देता है। जब मैंने ये तकनीक अपने दोस्त केन ब्लैंचार्ड से शेयर की तो उन्होंने अपने अनुभव बताए। अफ्रीका में सफारी पर जब उनकी गाड़ी खराब हो गई, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे ये थोड़ी असुविधाजनक स्थिति है। इससे उनकी भावनाएं बदल गईं। अब वे ये शब्द रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। छोटे बदलाव जैसे शब्द बदलना आपकी भावनाओं और जीवन की गुणवत्ता बदल सकते हैं। अन्य लोगों की मदद करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें। जब आप शब्दों की शक्ति को समझते हैं तो आप केवल अपने शब्दों के प्रति ही नहीं बल्कि दूसरों के शब्दों के प्रति भी संवेदनशील हो जाते हैं। मैंने इसे अपने दोस्त जिम पर आजमाया। वो बहुत सफल व्यवसायी थे लेकिन कठिन समय से गुजर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आप वास्तव में डिप्रेस्ड हैं या सिर्फ थोड़े निराश हैं? उन्होंने कहा, मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, अगले 10 दिन तक डिप्रेस्ड शब्द बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसे कहें तो तुरंत इसे किसी और पॉजिटिव शब्द से बदल दीजिए, जैसे थोड़ा निराश या मैं ठीक हो रहा हूँ। उन्होंने ये मान लिया और परिणाम देखने लायक था। उनके शब्द बदलते ही उनका पैटर्न पूरी तरह बदल गया। 2 साल बाद जिम ने मुझे बताया कि तब से उन्होंने डिप्रेस्ड शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। शब्द बदलकर जीवन बदलना। आपने देखा कि सिर्फ एक शब्द बदलकर आपकी भावनाओं, अनुभव और जीवन की गुणवत्ता बदल सकती है। यही कारण है कि मैंने कैनी शब्द बनाया, जिससे निरंतर सुधार का विचार और पैटर्न एक शब्द में आ जाए। हमारे शब्द हमारे अनुभव और सोच को आकार देते हैं। अभी आपकी असाइनमेंट, अपने 3 शब्द लिखें जो आपको अक्सर नकारात्मक महसूस कराते हैं। अब नए मज़ेदार या हल्के फुल्के शब्द सोचें जो पैटर्न तोड़ें या भावनाओं की तीव्रता कम करें। पुराने शब्द, नए शब्द। इसे अपनाने का तरीका सरल है। न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग के अनुसार खुद को ट्रैक करें और अपने दोस्तों की मदद लें। दूसरों के साथ दर्द या कठिन बातों को व्यक्त करने का तरीका नरम बनाएं। हमारी भाषा की शक्ति, जिसे मैं ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी कहता हूँ, हमारे अपने और दूसरों के जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती है। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे भावों को नरम, सॉफ्टनेस या तीव्र, इंटेंसिफायर्स बना सकते हैं। ये शब्द हमें दूसरों के साथ बातचीत में अधिक सटीकता और समझदारी देते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो, व्यापारिक बातचीत या कोई भी अन्य स्थिति। कुछ साल पहले जब मैं अपने व्यवसाय में किसी चीज़ को खराब समझता था तो मैं सीधे उस व्यक्ति को फ़ोन करके कहता था, मुझे बहुत चिंता हो रही है या मैं बहुत परेशान हूँ। पर क्या होता था? मेरा ये तरीका अक्सर सामने वाले को तुरंत रक्षात्मक या डिफेंसिव बना देता था, हालांकि मेरा ऐसा इरादा नहीं होता था, और इस वजह से हम दोनों मिलकर समाधान तक नहीं पहुँच पाते थे। फिर मैंने ये तरीका अपनाया। भले ही मैं अंदर से ज़्यादा गंभीर महसूस कर रहा था, मैंने कहा, मुझे कुछ चिंता हो रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसका क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहले मैंने अपनी भावनात्मक तीव्रता कम कर दी। इससे मुझे और सामने वाले दोनों को फ़ायदा हुआ। चिंतित शब्द परेशान से अलग है। अगर आप कहते हैं कि आप परेशान हैं तो सामने वाले को लग सकता है कि आप उसकी क्षमता पर भरोसा नहीं करते। थोड़ा सा, अ लिटिल बिट, जोड़ने से संदेश नरम हो जाता है। इस तरह अपनी तीव्रता कम करके आप सामने वाले को शक्ति की स्थिति से प्रतिक्रिया देने का मौका देते हैं और अपनी बातचीत की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। इसी तरह घर पर अपने बच्चों के साथ भी आप अपनी बातचीत में ये तरीका अपना सकते हैं। अक्सर हमें ये नहीं पता कि हमारे शब्द बच्चों पर कितना असर डालते हैं। बच्चे और बड़े दोनों ही कई बार चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, इसलिए बिना सोचे समझे की गई टिप्पणियां कभी कभी बच्चे के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अक्सर कहते हैं, तुम बहुत मूर्ख हो या तुम बहुत लापरवाह हो, तो ये बच्चे के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, तुम्हारे व्यवहार से मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, आओ इस बारे में बात करते हैं। ये तरीका पुरानी आदत को तोड़ता है। दोनों बेहतर स्थिति में अपनी भावनाओं और इच्छाओं को साझा कर सकते हैं। ये बच्चे को ये संदेश देता है कि समस्या उसका व्यक्तित्व नहीं बल्कि उसका व्यवहार है और ये बदला जा सकता है। इस तरह आप रियलिटी ब्रिज बना सकते हैं जो 2 लोगों के बीच सकारात्मक और मजबूत संवाद की नींव है। शब्दों की शक्ति। शब्दों की ताकत से न केवल रिश्तों में सुधार होता है बल्कि गलत शब्दों से रिश्ते टूट भी सकते हैं। गुस्से में हम अक्सर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं और वो जवाबी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों की ताकत का एहसास होना चाहिए।
ये बना भी सकते हैं और तोड़ भी। इतिहास में कई उदाहरण हैं। हिटलर ने अपनी बातों से जर्मन लोगों को एक छोटे समूह के खिलाफ नफरत में बदल दिया। सद्दाम हुसैन ने अपने युद्ध को जिहाद कहकर इराकियों की सोच बदल दी। हाल के इतिहास में पीस कीपर जैसी शब्दावली ने विनाश के असर को नरम किया। हमारे शब्दों में सटीकता होनी चाहिए। अगर आप दूसरों के साथ संवाद में परिणाम पसंद नहीं कर रहे हैं तो अपने शब्दों पर ध्यान दें और सोच समझकर चुनें। सकारात्मक और नकारात्मक भावों का संतुलन। हम हमेशा अपने नकारात्मक भावों की तीव्रता कम नहीं कर सकते। कभी कभी गुस्सा होना जरूरी होता है ताकि बदलाव लाया जा सके। हर भाव का सही समय और जगह होती है। लक्ष्य ये है कि जीवन में दर्द कम और सुख ज्यादा महसूस हो। शब्दों से जीवन बदलना। शब्द हमारे अनुभव और सोच को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़के को पहले लर्निंग डिसेबल्ड कहा गया था, लेकिन बाद में उसे जीनियस कहा गया। इस बदलाव ने उसके आत्मविश्वास और क्षमता को पूरी तरह बदल दिया। चेतावनी। किसी के शब्दों के लेबल को बिना सोचे समझे अपनाना खतरनाक हो सकता है, विशेष रूप से बीमारियों के मामले में। कैंसर, हृदय रोग जैसे शब्द मरीजों में डर और हताशा पैदा कर सकते हैं। अगर मरीज इन लेबल से पैदा हुए डर से मुक्त हो जाएं, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। जब मैंने खुद को लोगों की ग्लोबल मेटाफर्स को समझने के लिए संवेदनशील बनाने की कोशिश की, तो मैंने मानव विज्ञानी मैरी कैथरीन बेटसन का एक इंटरव्यू पढ़ा। उन्होंने कहा, कुछ भी इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना कि एक विषैला मेटाफर, यानी कि टॉक्सिक मेटाफर। ये बहुत बड़ी बात है और जल्द ही मुझे इसका अनुभव भी हुआ। एक डेट विद डेस्टिनी सेमिनार में कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अधिकांश लोग एक महिला की शिकायत कर रहे थे। वो रजिस्ट्रेशन एरिया में शोर मचाने के बाद कमरे में आई और हर चीज़ पर शिकायत करने लगी। पहले कमरा बहुत गर्म था, फिर ठंडा, सामने वाला व्यक्ति बहुत लंबा था और इसी तरह। जब मैं बोलने के लिए उठा तो मैं 5 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बीच बीच में मेरी बात में टोकती रहती थी और हर चीज़ में खामी निकालने की कोशिश करती थी। मैं बार बार उसकी आदत बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं प्रभाव पर ध्यान दे रहा था, कारण पर नहीं। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि शायद उसके जीवन के बारे में कोई ग्लोबल विश्वास या मेटाफर है जो उसे इतनी छोटी छोटी बातों में फंसाता है और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने वाला बनाता है। मैंने उससे पूछा, तुम ये सब करके क्या हासिल करना चाहती हो? मुझे पता है तुम्हारा उद्देश्य सकारात्मक है। तुम्हारा जीवन के बारे में, विवरणों के बारे में या सही गलत के बारे में क्या विश्वास है? उसने कहा, मुझे लगता है कि छोटी छोटी दरारें ही जहाज डुबा देती हैं। अगर आपको लगता है कि आप डूबने वाले हैं, तो क्या आप किसी भी संभावना की जांच करने में थोड़ा उत्सुक नहीं होंगे? यही उसका जीवन दृष्टिकोण था। ये मेटाफर उसके अनुभवों से आया था। उसने अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव किए जहां छोटी छोटी समस्याओं ने बड़ा नुकसान किया। उसने अपने तलाक को छोटे अनसुलझे मुद्दों का परिणाम माना और अपनी वित्तीय संकट को भी इसी तरह छोटे कारणों से जोड़ दिया। इस मेटाफर ने उसे भविष्य में ऐसी पीड़ा से बचाने का तरीका दिया। शुरुआत में वो मेटाफर बदलने के लिए उत्साहित नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसे दिखाया कि ये मेटाफर उसके जीवन में लगातार दर्द पैदा कर रहा है और अगर वो इसे बदले तो तुरंत खुशी मिल सकती है, तो मैं उसे नई सोच और नए नजरिए अपनाने में मदद कर सका। उसने जीवन को खेल की तरह, नृत्य की तरह देखने जैसे कई नए मेटाफर अपनाए और आप देख सकते हैं कि उसका व्यवहार सिर्फ दूसरों के साथ ही नहीं, खुद के प्रति भी कितना बदल गया। एक एक मेटाफर बदलने से जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ सकता है, आपके आत्मसम्मान, रिश्तों और दुनिया से जुड़ाव तक। हमारे जीवन में मेटाफर्स की शक्ति। मेटाफर्स हमारी जिंदगी पर इतनी ताकत रखते हैं कि डर की बात यह है कि अधिकांश लोग सचेत रूप से इन्हीं नहीं चुनते। आप अपने मेटाफर्स कहाँ से लाए? शायद माता-पिता, शिक्षक, दोस्त, सहकर्मी, और आप उनके प्रभाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस ये आदत बन जाती है। सभी सत्य की धारणा एक उपमा है, हेनरी डेविड थ्योरो ने कहा। मैं कौन हूँ? लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं वास्तव में क्या करता हूँ। मैंने कई मेटाफर्स आजमाए। मैं शिक्षक हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं मानव उत्कृष्टता का शिकारी हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं कोच हूँ, लेकिन कोई भी सही भावना नहीं देता था। फिर मैंने पाया, मैं एक कोच हूँ।
कोच क्या होता है? मेरे लिए कोच वो है जो आपका दोस्त हो, जो वास्तव में आपकी परवाह करता हो। कोच आपकी मदद करता है कि आप अपने सबसे अच्छे रूप में आएं। कोच आपको चुनौती देगा, आपको ढीला नहीं छोड़ेगा। कोच का अनुभव और ज्ञान होता है क्योंकि वो पहले से उस राह पर चला हुआ होता है। वो आपके लिए तुरंत वो अंतर बता सकता है जो आपकी क्षमता बदल दे। जब मैंने खुद को सक्सेस कोच माना तो मेरी सोच बदल गई। मैं कम तनाव महसूस करने लगा, लोगों के करीब महसूस करने लगा और जीवन में मजा आने लगा। एक मेटाफर आपकी जीवन बचा सकता है। मैंने दो ऐसे मित्र बनाए, मार्टिन और जैनेट शीन। उनकी मेटाफर है एक विशाल परिवार, इसलिए वो सभी के प्रति गहरी देखभाल और करुणा दिखाते हैं। मार्टिन ने मुझसे अपनी कहानी साझा की कि कैसे उनका जीवन बदल गया। उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हृदय संकट का सामना किया। उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिलाया कि ये सिर्फ एक फिल्म है। इस छोटे मेटाफर ने उन्हें डर और मृत्यु के भय से बाहर निकाल दिया। मेटाफर्स केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करते, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी असर डालते हैं। जीवन और रिश्तों में मेटाफर्स। हम लगातार मेटाफर्स का उपयोग करते हैं, जैसे स्पेसशिप अर्थ वर्सेस मदर अर्थ, युद्ध में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड वर्सेस डेजर्ट स्टॉर्म, रिश्तों में लवर, पार्टनर, बेटर हाफ। छोटे शब्द भी आपके भावनात्मक अनुभव और व्यवहार को पूरी तरह बदल सकते हैं। मेटाफर्स का अभ्यास। जीवन क्या है? अपने जीवन के मेटाफर्स लिखें, जैसे जीवन ऐसा है जैसे। रिश्तों के मेटाफर्स, क्या ये आपके लिए सहायक है या हानिकारक? जीवन के अन्य क्षेत्रों के मेटाफर्स, जैसे पढ़ाई, काम, बच्चे, परिवार। नई सशक्त मेटाफर्स चुनें, जैसे जीवन एक खेल है, जीवन एक नृत्य है, जीवन एक उपहार है। अगले 30 दिन तक इन नए मेटाफर्स के साथ रहें। मेटाफर्स आपके दर्द और खुशी को बदल सकते हैं और जीवन को गहरा, समृद्ध और आनंदमय बना सकते हैं। शक्ति की 10 भावनाएं। जैसे कार्ल युंग ने कहा कि बिना भावना के अंधकार को प्रकाश में और उदासी को गति में बदलना असंभव है। मैं आपको एक व्यक्ति वॉल्ट से मिलवाना चाहता हूँ। वॉल्ट एक अच्छा और ईमानदार इंसान है जो हमेशा सही काम करने की कोशिश करता है। उसने अपनी जिंदगी को बिल्कुल तय नियमों में बांध रखा है, सब कुछ अपनी जगह और सही क्रम में। सप्ताह के दिनों में वो ठीक 6:30 बजे उठता है, नहाता है और शेव करता है, कॉफी पीता है, अपना लंच पैक लेता है जिसमें जरूरी बोलोनिया सैंडविच और ट्विंकल्स होते हैं, और 7:10 पर घर से निकलकर ट्रैफिक में 45 मिनट बिताता है। 8 बजे तक वो अपने डेस्क पर पहुंच जाता है और वही काम करता है जो पिछले 20 सालों से कर रहा है। 5 बजे वो घर लौटता है, ठंडी ड्रिंक खोलता है और टीवी का रिमोट लेता है। 1 घंटे बाद उसकी पत्नी घर आती है और वो तय करते हैं कि बचा हुआ खाना खाएं या माइक्रोवेव में पिज्ज़ा गरम करें। डिनर के बाद वो न्यूज़ देखता है जबकि उसकी पत्नी उनके बच्चे को नहलाती और सुला देती है। 9:30 बजे तक वो सोने चला जाता है। सप्ताह के अंत में वो अपने यार्ड की सफाई, कार की देखभाल और आराम में समय बिताता है। वॉल्टर उनकी नई पत्नी की शादी को 3 साल हो चुके हैं। वो उनकी शादी को पैशन से भरा नहीं कहेगा, लेकिन ये आरामदायक है। हालांकि हाल ही में ये उनकी पहली शादी के कई पैटर्न दोहरा रही है। क्या आप वॉल्ट जैसे किसी को जानते हैं? शायद ये कोई आपका करीबी हो, जो कभी गहरी उदासी या नाकामी का अनुभव नहीं करता, लेकिन जो कभी असली खुशी और उत्साह का आनंद भी नहीं उठाता। कहा जाता है कि रूट और कब्र के बीच केवल कुछ फीट का फर्क है, और 100 साल पहले थियोरो ने कहा था कि अधिकांश लोग शांत निराशा में जीते हैं। आज ये बात पहले से भी ज्यादा सच है। मेरे अनुभव में जब मैं दुनिया भर में लोगों से मिलता हूँ, उनके जीवन की पल्स को महसूस करता हूँ, तो हर कोई असल में भावनात्मक फ्लैटलाइंस के खतरे को समझता है और अपने दिल की धड़कन को फिर से महसूस करने के तरीके खोजता है। कई लोग ये सोचते हैं कि भावनाएं उनके नियंत्रण में नहीं हैं, कि ये बस जीवन की घटनाओं के प्रति स्वतः उत्पन्न होती हैं। कभी-कभी हम भावनाओं को वायरस की तरह देखते हैं जो हमें सबसे कमजोर पल में आक्रमण करते हैं। कभी हम उन्हें अपनी बुद्धि के कमजोर रिश्तेदार समझकर कमतर समझते हैं, या हम मान लेते हैं कि भावनाएं दूसरों के शब्दों या कर्मों के कारण उठती हैं। इन सभी गलतफहमियों का सामान्य तत्व क्या है कि हमें लगता है कि हम इन रहस्यमयी चीजों, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते। अपनी भावनाओं से बचने के लिए लोग कई बार अजीब और अत्यधिक उपाय अपनाते हैं। ड्रग्स, शराब, अधिक खाने, जुआ या गंभीर अवसाद में पड़ जाते हैं। किसी प्रियजन को चोट पहुंचाने या खुद चोट खाने से बचने के लिए वे सभी भावनाओं को दबा देते हैं और धीरे धीरे वे भावनात्मक रूप से सूखे और अलग-थलग हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि लोग भावनाओं से निपटने के 4 मूल तरीके अपनाते हैं। आपने आज इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है? 1. बचाव, 2. अस्वीकार, 3. प्रतिस्पर्धा, 4. सीखना और इस्तेमाल करना।
एक, बचाव। हम सभी दर्दनाक भावनाओं से बचना चाहते हैं, इसलिए लोग उन परिस्थितियों से बचते हैं जो उनके डर की भावनाएं ला सकती हैं। कभी-कभी कुछ लोग तो पूरी तरह से किसी भी भावना को महसूस करने से बचने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे अस्वीकृति से डरते हैं, तो वे रिश्तों या चुनौतीपूर्ण नौकरी से दूर रहते हैं। ऐसा करने से आप केवल असली प्यार, अंतरंगता और संबंध से खुद को दूर रखते हैं। दूसरा तरीका है भावनाओं का अस्वीकार करना। लोग अक्सर कहते हैं, इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वे खुद के भीतर नकारात्मकता को बढ़ाते रहते हैं। सोचते रहते हैं कि चीज़ें हमेशा गलत क्यों होती हैं। भावनाओं को नज़रअंदाज करने से केवल और दर्द बढ़ता है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा। कुछ लोग अपने दर्दनाक भावनाओं में पूरी तरह डूब जाते हैं। वे इसे अपनी पहचान बना लेते हैं, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा दुख है। ये सबसे खतरनाक जाल है। ये एक आत्मपूर्ति वाली भविष्यवाणी बन जाती है। चौथा, सीखना और इस्तेमाल करना। सबसे प्रभावी तरीका है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना। भावनाएं भले ही दर्दनाक लगे, हमारे लिए आंतरिक कंपास की तरह हैं, जो हमें हमारी ज़रूरत की कार्रवाई की दिशा दिखाती हैं। उन्हें समझकर और इस्तेमाल करके हम अपने डर से मुक्त हो सकते हैं और जीवन के सभी रंगों का अनुभव कर सकते हैं। भावनाएं आपके दुश्मन नहीं हैं, वे आपके साथी हैं, आपके मार्गदर्शक हैं। अगर आप केवल उनसे बचते रहेंगे तो आप उनके मूल्यवान संदेश को खो देंगे। भावनाओं का स्रोत आप स्वयं हैं, आप उन्हें बनाते हैं। किसी अनुभव का इंतजार किए बिना आप किसी भी समय किसी भी तरह महसूस कर सकते हैं। छोटे से उदाहरण के रूप में, मेरे कैलिफोर्निया के सेमिनार में हम ट्रेन की सीटी सुनकर खुशी मनाने की आदत डालते हैं। ये याद दिलाता है कि हमें किसी भी बाहरी कारण का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम खुद तय कर सकते हैं कि कब खुश महसूस करना है। आपकी भावनाएं, जिन्हें आप कभी नकारात्मक मानते थे, असल में एक संदेश है कि जो आप अभी कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा। आपका दृष्टिकोण या आपके कार्य बदलने की ज़रूरत है। भावनाएं आपको कार्रवाई की दिशा में निर्देशित कर रही हैं। अगर आप इन संकेतों को समझते हैं और उनका सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मित्र बन जाते हैं। वे आपको सबसे ऊंची सफलताओं और सबसे गहरी चुनौतियों में मार्गदर्शन करेंगे। भावनात्मक महारथी पाने के 6 कदम। मैंने देखा है कि जब भी मैं कोई दर्दनाक भावना महसूस करता हूं तो ऐसे 6 आसान कदम हैं जिन्हें अपनाकर मैं जल्दी ही अपने सीमित सोच के पैटर्न तोड़ सकता हूं, उस भावना का लाभ समझ सकता हूं और भविष्य में उस भावना से जल्दी सबक लेकर दर्द को कम कर सकता हूं। चलिए इन्हें संक्षेप में समझते हैं। कदम 1, अपने असली भाव को पहचानें। अक्सर लोग इतने भावनात्मक रूप से भारी हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि नकारात्मक भावनाओं ने उन्हें घेर लिया है। ऐसे में थोड़ा पीछे हटकर खुद से पूछें, मैं वास्तव में अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? अगर आपको लगता है मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, तो और सवाल करें, क्या मैं वास्तव में गुस्सा महसूस कर रहा हूँ या कुछ और? शायद मुझे चोट लगी है या लगता है मैंने कुछ खो दिया है। कभी-कभी चोट या नुकसान की भावना गुस्से से कम तीव्र होती है। बस एक पल लेकर अपने असली भाव को पहचानने और उन पर सवाल करने से आपकी भावनाओं की तीव्रता कम हो सकती है और आप तिथि से जल्दी निपट सकते हैं। उदाहरण, अगर आप कहते हैं मुझे लगता है मैं अस्वीकृत हो गया हूँ, तो खुद से पूछें, क्या मैं अस्वीकृत महसूस कर रहा हूँ या किसी प्रिय व्यक्ति से अलग महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं अस्वीकृत महसूस कर रहा हूँ या निराश? क्या मैं अस्वीकृत महसूस कर रहा हूँ या बस थोड़ा असहज? जब आप अपने भाव को सही ढंग से पहचानते हैं तो आप उनकी तीव्रता कम कर सकते हैं और उनसे सीखना आसान हो जाता है। कदम 2, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उनकी सराहना करें। कभी भी अपनी भावनाओं को गलत न समझें। ऐसा मानना कि कोई भावना गलत है खुद से और दूसरों से ईमानदार संवाद को नष्ट कर देता है। धन्यवाद महसूस करें कि आपके दिमाग का एक हिस्सा आपको समर्थन का संकेत दे रहा है, आपकी जिंदगी के किसी पहलू में बदलाव करने के लिए। अगर आप अपनी भावनाओं पर भरोसा करते हैं, ये जानते हुए कि हर भावना, भले ही आप उसे अभी पूरी तरह न समझते हों, आपको सकारात्मक बदलाव करने में मदद करती है, तो आप खुद के साथ चल रहे आंतरिक संघर्ष को तुरंत बंद कर देंगे। भावनाओं को गलत मानने से वे कम नहीं होती। जो चीज़ आपसे रोकी जाती है वही ज्यादा टिकती है। सभी भावनाओं के प्रति आभार विकसित करें, जैसे बच्चे को ध्यान की जरूरत है, और आप देखेंगे कि आपकी भावनाएं जल्दी ही शांत हो जाएंगी। कदम 3, भावनाओं के संदेश के बारे में जिज्ञासु बने।
भावनाओं की स्थिति बदलने की ताकत याद रखें। जब आप खुद को जिज्ञासु बनाते हैं कि ये भावना आपको क्या सिखा रही है, तो ये तुरंत किसी भी भावना के पैटर्न को तोड़ देती है और आपको खुद के बारे में बहुत कुछ सीखने का अवसर देती है। जैसे अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो जिज्ञासु होकर पूछें, क्या मैं स्थिति को गलत समझ रहा हूँ? मेरे पास दोस्त हैं, क्या अगर मैं उनसे मिलना चाहूँ तो क्या वे खुश होंगे? क्या मेरी अकेलापन मुझे संदेश दे रही है कि मुझे ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहिए? 4 सवाल जो मदद कर सकते हैं। मैं वास्तव में क्या महसूस करना चाहता हूँ? मुझे क्या मानना होगा ताकि मैं ऐसा महसूस कर सकूं जैसा महसूस कर रहा हूँ? मैं अभी समाधान पाने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? जिज्ञासु आपको भावनाओं को समझने और भविष्य में उनसे बेहतर तरीके से निपटने में मदद करेगी। कदम 4, आत्मविश्वासी बने। आत्मविश्वास रखें कि आप इस भावना से तुरंत निपट सकते हैं। सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है याद करना कि आपने पहले भी ऐसी भावना का सामना किया है और सफलतापूर्वक इससे बाहर निकले हैं। अगर आप इसे पहले संभाल सकते हैं तो आप इसे आज भी संभाल सकते हैं। अपने पिछले अनुभवों को याद करें। आपने तब क्या किया था? अपनी सोच बदली, नए कदम उठाए या दृष्टिकोण बदले? अब वही करें विश्वास के साथ कि ये फिर से काम करेगा। कदम 5, सुनिश्चित करें कि आप इसे भविष्य में भी संभाल सकते हैं। आपको भरोसा होना चाहिए कि आप भविष्य में भी इस भावना को आसानी से संभाल सकते हैं। इसके लिए अपने पिछले अनुभवों को याद करें और कल्पना करें कि आप भविष्य में ऐसी स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देंगे। भावनात्मक रूप से इसे कई बार दोहराएं, तो इससे आपके दिमाग में आत्मविश्वास का रास्ता बन जाएगा। कागज पर 3-4 और तरीके लिखें जिससे आप अपने दृष्टिकोण, संवाद या कार्य को बदल सकते हैं जब भविष्य में ऐसी भावना आए। कदम 6, उत्साहित हों और कार्यवाही करें। अब जब आपने पहले 5 कदम पूरे कर लिए, अपने असली भाव पहचानना, भावनाओं की सराहना करना, जिज्ञासु बनना, सीखना और भविष्य के लिए रणनीति तैयार करना, तो आखिरी कदम स्पष्ट है। उत्साहित हों और तुरंत कार्यवाही करें। इस भावना को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। अपने नए दृष्टिकोण और कार्यों के माध्यम से बदलाव लाएं। इन 6 सरल कदमों से आप लगभग किसी भी भावना पर महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आप बार बार एक ही भावना का सामना कर रहे हैं तो ये तरीका पैटर्न पहचानने और जल्दी बदलने में मदद करता है। स्मरण रखें, भावना का सामना सबसे पहले करें जब ये उठे। पूरी तरह विकसित होने के बाद इसे बदलना कठिन होता है। प्रमुख 10 भावनाओं के स्वरूप। प्रेम और गर्माहट। लगातार प्रेम दिखाने की ताकत अद्भुत है। ये लगभग किसी भी नकारात्मक भावना को पिघला सकती है। अगर कोई आपसे नाराज है तो आप उनसे प्रेमपूर्वक पेश आ सकते हैं। ऐसा मानकर चलें जैसा कि अ कोर्स इन मिरेकल्स किताब में कहा गया है, सभी बातचीत या तो प्रेमपूर्ण वचन है या मदद की पुकार। अगर कोई दुख या क्रोध में आपके पास आता है और आप लगातार प्रेम और गर्माहट दिखाते हैं तो धीरे धीरे उनकी स्थिति बदल जाएगी। अगर आप बस इतना प्रेम दिखा सकें तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हैं। एमिट फॉक्स। आभार और सराहना। सबसे प्रभावशाली भावनाएं प्रेम के ही रूप हैं, बस उनका इजहार अलग अलग तरीके से है। मेरे लिए आभार और सराहना बहुत ही आध्यात्मिक भावनाएं हैं। ये भाव न केवल सोच में बल्कि क्रिया में भी दिखाई देता है, जीवन के उपहार, लोगों और अनुभवों के लिए। इसे अपनाने से आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। आभार का भाव अपनाएं। जिज्ञासा। अगर आप सच में जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो बच्चों जैसी जिज्ञासा रखें। बच्चे कैसे आश्चर्यचकित होते हैं, इसीलिए वे इतने प्यारे लगते हैं। अगर आप बोर महसूस कर रहे हैं तो जिज्ञासु बने। जिज्ञासा से जीवन सीखने की एक निरंतर यात्रा बन जाती है। उत्साह और जुनून। उत्साह और जुनून किसी भी काम में ऊर्जा डाल सकते हैं। जुनून किसी चुनौती को अवसर में बदल सकता है। ये हमारे जीवन को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने की शक्ति है। जिस तरह हम प्रेम या आभार महसूस करते हैं, उसी तरह हम जुनून महसूस करने का निर्णय ले सकते हैं। अपने शरीर और मानसिकता के साथ इसे अक्रिय बनाएं। तेज बोलें, स्पष्ट सोचें, सक्रिय रहें। जुनून किसी चुनौती को अवसर में बदल सकता है। ये हमारे जीवन को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने की शक्ति है। जिस तरह हम प्रेम या आभार महसूस करते हैं, उसी तरह हम जुनून महसूस करने का निर्णय ले सकते हैं। अपने शरीर और मानसिकता के साथ इसे सक्रिय बनाएं। तेज बोलें, स्पष्ट सोचें, सक्रिय रहें।
जुनून जीवन को रंगीन बनाता है, हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं, हमें पता रहता है कि हमें क्या करना है। 1983 में मैंने एक अभ्यास किया जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने अपने जीवन के लिए नए लक्ष्य लिखे, उन चीज़ों की लिस्ट बनाई जिनसे मैं समझौता नहीं करना चाहता था और जिन चीज़ों को मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था। मैंने 3 घंटे तक लगातार लिखा और हर संभावित लक्ष्य पर विचार किया। महत्वपूर्ण बात, मुझे उस समय ये जानने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं वास्तव में इन लक्ष्यों को हासिल कर पाऊंगा या नहीं। मैंने बस उन विचारों को लिखा जो मुझे प्रेरित कर रहे थे। कुछ समय बाद मैंने इन लक्ष्यों को और अधिक स्पष्ट किया। मैंने अपनी आत्मा, मन, भावनाओं, शारीरिक और वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक समय सीमा और माइलस्टोन बनाए। उदाहरण के लिए, अगर मेरा आध्यात्मिक लक्ष्य 10 साल में हासिल करना है, तो मैं ये तय करता हूँ कि 9 साल, 8 साल, 7 साल तक मुझे कौन-कौन से कदम उठाने होंगे। इस तरह मैंने अपने जीवन को बदलने वाले स्पष्ट लक्ष्य तय किए। मैंने अपने सपनों की महिला, अपने बच्चों, अपने घर और जीवन की पूरी रूपरेखा लिखी। जब मैंने उन्हें लिखा, तब मुझे कोई गारंटी नहीं थी कि ये लक्ष्य हासिल होंगे, लेकिन मैंने अपने फैसले और इच्छा शक्ति पर भरोसा रखा। पहला कदम उठाएं। अब हम उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देगी। हम 4 क्षेत्रों में लक्ष्य तय करेंगे: व्यक्तिगत विकास के लक्ष्य, करियर, व्यवसाय, वित्तीय लक्ष्य, साहसिक खेल और मनोरंजन के लक्ष्य, योगदान, सेवा के लक्ष्य। हर क्षेत्र के लिए आपको फ्री स्टाइल लिखने के लिए कुछ समय मिलेगा। बिना रोक टोक, बिना किसी डर या शक के बस लिखते जाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। याद रखें, आपकी प्रेरणा और आपकी आंतरिक शक्ति ही आपको रास्ता दिखाएगी। शुरुआत में बहुत विशिष्ट होने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, घर का सपना लिखते समय ड्रीम हाउस, बड़ा गार्डन, सैन फ्रांसिस्को लिखें। बाद में आप डिटेल भर सकते हैं। RAS का उपयोग करके लक्ष्य वास्तविक बनाना। अपने लक्ष्य और कारण रोज देखें। हर दिन कम से कम 2 बार अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, उन्हें महसूस करें। लगातार ध्यान और भावना से आप अपने मस्तिष्क में एक पथ बना देंगे जो आपको आपके लक्ष्यों तक ले जाएगा। आत्मविश्वास से आप ऐसे कोच और मेंटोर आकर्षित करेंगे जो आपको तेजी से सफलता की ओर ले जाएंगे। लक्ष्यों का असली मुद्दा। हम अक्सर सोचते हैं कि लक्ष्य हासिल करना ही सब कुछ है, लेकिन असली मकसद ये है कि लक्ष्य हमें विकसित करे, हमें बेहतर इंसान बनाए। लक्ष्य अपने आप खुशी नहीं देंगे, ये खुशी हमें उस व्यक्ति बनने में मिलेगी जो हम बनने की प्रक्रिया में है। अंतिम कदम, तुरंत कार्रवाई। जैसे ही आपने अपने लक्ष्य लिखे, तुरंत कोई छोटा कदम उठाएं। 10 दिनों तक रोज छोटे छोटे कदम उठाएं। अपनी 1 साल की सबसे बड़ी प्राथमिकता के लिए तुरंत कदम उठाएं, जैसे नृत्य सीखना हो, कार खरीदने की तैयारी हो या वित्तीय लक्ष्य हासिल करना हो। रोज सुबह और रात अपने 4 मुख्य लक्ष्यों को देखें। सफलता के लिए खुद को प्रोग्राम करें। अब जब आपके पास ऐसे लक्ष्य हैं जो वास्तव में आपको प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, तो आपको उन्हें इतना वास्तविक बनाना होगा कि आपका दिमाग और शरीर उन्हें सच मान ले। कैसे ये निश्चितता हासिल करें? पहले उन बाधाओं को पहचानें जो आपके रास्ते में आ सकती हैं और उन्हें अभी हल करें, बाद में नहीं। अपने आप को उन लोगों के सामने प्रतिबद्ध करें जो आपको उच्च स्थानकों तक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अपनी नई आदतों और सोच के रास्तों को लगातार दोहराव और भावना के साथ मजबूत करें। अपने लक्ष्यों की कल्पना बार बार जीवंत रूप से करें। विजुअल, ऑडिटरी और फिजिकल तरीके अपनाएं जो आपके लक्ष्यों को हकीकत में बदलने में मदद करें। अंतिम सबक। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि एक आकर्षक भविष्य ही हमें विकसित होने की प्रेरणा देता है। इसके बिना हम आधे जीवित हैं। एक आकर्षक भविष्य सिर्फ शोभा नहीं है, बल्कि जरूरी है। ये न केवल हमें उपलब्धि दिलाता है, बल्कि जीवन के वास्तविक आनंद, योगदान और विकास का अनुभव भी कराता है। जहाँ दृष्टि नहीं है, वहाँ लोग नष्ट हो जाते हैं। उपदेश 29:18। अध्ययन बताते हैं कि बहुत से लोग रिटायर होने के 3 साल के भीतर मर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये अनुभव खो देते हैं कि आप किसी तरह का योगदान दे रहे हैं, तो जिंदगी के लिए आपकी इच्छा कम हो जाती है। चाहे आप 18 साल के हों या 80 साल के, आपको आगे बढ़ाने वाली कोई चीज चाहिए। प्रेरणा भीतर होती है, बस उसे किसी चुनौती या अवसर द्वारा जगाना होता है। उदाहरण के लिए, कर्नल हार्लन सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपनी प्रेरणा पाई। उनका गुस्सा उन्हें काम करने पर मजबूर कर गया। जॉर्ज बर्न्स कहते हैं, आपके पास कुछ होना चाहिए जो आपको बिस्तर से उठाए। बिस्तर में कुछ नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास लक्ष्य और दिशा हो। अपने आप को प्रेरित करना सीखें। अपने टॉप 4 1 साल के लक्ष्य तय करें। समझें कि ये लक्ष्य महत्वपूर्ण क्यों हैं। 10 दिनों तक रोजाना इन लक्ष्यों की कल्पना और उनके आनंद का अनुभव करें। रोल मॉडल और सलाहकारों के साथ रहें जो आपको योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। ये कदम आपके मस्तिष्क के RAS को प्रोग्राम करेंगे और आपको उपलब्ध संसाधनों के प्रति सजग बनाएंगे। 10 दिन की मानसिक चुनौती।
आदत या तो सबसे अच्छी सेविका है या सबसे बुरी मालिक। नथानियल एमंस। हम सभी निरंतरता चाहते हैं। स्पोरैडिक खुशी या समय समय पर सफलता पर्याप्त नहीं है। असली निरंतरता हमारी आदतों से आती है। पुरानी आदतें हमें वहीं ले जाती हैं जहां हम हैं। नए स्तर की सफलता के लिए नई सोच और नई आदतें जरूरी हैं। पुरानी मानसिक आदतें तोड़ने और नई बनाने के लिए तय करें कि आप क्या चाहते हैं। अपने आप पर नियंत्रण पाएं। नकारात्मक आदतों को रोकें। एक मानसिक डाइट लें। मानसिक डाइट, कुछ समय के लिए अपने सभी विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक और विनाशकारी सोच को हटाएं। नई आदतों का अभ्यास। नकारात्मक देख के खुद को दोषी ना भरें। समस्या को नजरअंदाज ना करें बल्कि समाधान खोजें। नकारात्मक पैटर्न को जल्दी पकड़ें और उसे नए सकारात्मक पैटर्न से बदल दें। 10 डे चैलेंज के नियम। 10 दिनों तक किसी भी नकारात्मक सोच या भावना में डूबे नहीं। नकारात्मक होने पर तुरंत समाधान पर ध्यान दें। जिंदगी में पूरा ध्यान समाधान पर रखें, समस्या पर नहीं। अगर फिसल जाएं तुरंत सही रास्ते पर लौट आएं। क्या मिलेगा इस चुनौती से? अपनी पुरानी मानसिक आदतों का पता चलेगा, दिमाग नए समाधान खोजने लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई आदतें और नए मानक बनेंगे। सफलता छोटे छोटे नियमित कदमों का परिणाम है। जैसे ट्रेन गति पकड़ती है, ये अभ्यास आपको निरंतर गति देगा। एक बार आप इस मानसिक स्थिति का अनुभव कर लेते हैं तो पुरानी आदतें वापस नहीं आएंगी। अगर आप चाहते हैं तो अपने चारों ओर दूसरों को भी इस चुनौती में शामिल करें या अपने अनुभव लिखें। ये मानसिक परिवर्तन आपके जीवन के हर पहलू में नई ऊर्जा देगा। कई साल पहले मेरे एक शिक्षक जिम रोहन ने मुझे ये सिखाया कि कुछ महत्वपूर्ण पढ़ना, कुछ ऐसा जो मूल्यवान हो, जो हमें पोषण दे, जो हर दिन नई समझ और दृष्टिकोण सिखाए, ये खाने से भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मुझे रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ने की आदत डाल दी। उन्होंने कहा, एक भोजन छोड़ दो लेकिन अपनी पढ़ाई कभी न छोड़ना। मैंने पाया है कि ये मेरे जीवन की सबसे कीमती सीखों में से एक है। इसलिए जब आप अपने सिस्टम को पुराने विचारों और आदतों से साफ कर रहे हैं तो आप इसे और भी सशक्त बना सकते हैं नई चीजें पढ़कर। आने वाले समय में आपके पास बहुत सारे पन्नों पर मूल्यवान ज्ञान और रणनीतियां हैं जिन्हें आप इन 10 दिनों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इस किताब से कुछ भी सीखा है तो वो है निर्णयों की शक्ति। आप हमारे इस सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपने अब तक कई मूलभूत रणनीतियां और दृष्टिकोण सीख लिए हैं जिन्हें आप अपने जीवन को सकारात्मक और सशक्त रूप से आकार दे सकते हैं। मेरा सवाल आपसे अभी ये है कि क्या आपने इनका इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? क्या आप खुद से ये वादा नहीं करेंगे कि आप इस किताब से मिलने वाले हर मूल्यवान ज्ञान का पूरा लाभ उठाएंगे? ये उस वादे को निभाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसलिए अभी निर्णय लें कि आप इसे उतनी ही दृढ़ता से करेंगे जितनी दृढ़ता से आप उस जीवन की गुणवत्ता जीना चाहते हैं जिसकी आपने कभी केवल कल्पना की थी। अब आप इस किताब के अगले हिस्से की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपने निर्णय लेने के माध्यम से अपने जीवन को साकार देने के मूलभूत उपकरण सीख लिए हैं, लेकिन अब हम उस मास्टर सिस्टम का अध्ययन करेंगे जो आपके जीवन में किए जाने वाले हर निर्णय को नियंत्रित करता है। अपने व्यक्तिगत फिलॉसफी की बुनियाद को समझना इस प्रकार संभव है। अल्टीमेट इन्फ्लुएंस, आपका मास्टर सिस्टम। एलिमेंट्री, माय डियर वॉटसन। सर आर्थर कॉनन डॉयल को श्रद्धांजलि के साथ। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है अपने काम में वो ये कि मुझे मानव व्यवहार के रहस्य को खोलने का मौका मिलता है और साथ ही ऐसे समाधान देना जो लोगों की जिंदगी में सचमुच बदलाव ला सकें। मुझे ये जानने में मजा आता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे क्यों है, उनके मूल विश्वास, सवाल, दृष्टिकोण, संदर्भ और मूल्य क्या हैं। मेरी विशेषता यह है कि मैं तुरंत और मापनीय परिणाम दे सकता हूँ। इसलिए मैंने ये सीख लिया है कि बदलाव लाने के लिए जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से कैसे खोजना है। हर दिन मैं शर्लॉक होम्स की तरह छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर हर व्यक्ति के अनुभव का जिगसॉ पजल सुलझाती हूँ। यानी आप कह सकते हैं कि मैं एक पर्सनल डिटेक्टिव हूँ। इंसानी व्यवहार में ऐसे सुराग होते हैं जो बिल्कुल साफ होते हैं, जैसे एक सिगरेट का धुआं, और कभी कभी ये बहुत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें ढूंढने के लिए और गहराई से जांच करनी पड़ती है। इंसानी व्यवहार जितना भी विविध है, मेरी सफलता की वजह यह है कि आखिरकार ये सब कुछ खास पैटर्न और तत्वों में बदल जाता है। अगर हम इन मूल सिद्धांतों को समझ लें तो न केवल लोगों पर सकारात्मक बदलाव के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, बल्कि समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मास्टर सिस्टम को समझना विज्ञान है, जैसे रसायन शास्त्र और भौतिकी। इसमें भी नियम और प्रतिक्रिया के पैटर्न होते हैं। आप अपने मास्टर सिस्टम को सोचें, वो 5 तत्व जो तय करते हैं कि आप अपने जीवन की हर घटना का मूल्यांकन कैसे करते हैं। जैसे एक पीरियोडिक टेबल जो इंसानी व्यवहार के तत्वों को दर्शाता है। जैसे सभी भौतिक पदार्थ एक ही मूल इकाइयों में टूटते हैं, वैसे ही इंसानी व्यवहार भी उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि क्या देखना है, एक समान पैटर्न में आता है। इन तत्वों के संयोजन और संरचना, यानी
कैसे हम इनका उपयोग करते हैं हमें अनोखा बनाता है। कुछ संयोजन तेज और धमाकेदार परिणाम देते हैं, कुछ निष्प्रभावी होते हैं, कुछ उत्प्रेरक और कुछ लकवाग्रस्त कर देते हैं। हम रोज़ाना इतने सारे अनुभवों से प्रभावित होते हैं कि हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हमारे पास अपनी व्यक्तिगत दार्शनिक सोच है और इसके पास ये ताकत है कि वो हमारे अनुभवों को दिशा दे सकती है। इस किताब का दूसरा हिस्सा आपको ये सिखाने के लिए है कि आप अपने मास्टर सिस्टम के नियंत्रण में कैसे रहें, वो शक्ति जो तय करती है कि आप हर पल कैसा महसूस करते हैं और क्या करते हैं। दूसरों के मास्टर सिस्टम को समझना आपको तुरंत ये जानने में मदद करता है कि कोई व्यक्ति असल में कौन है, चाहे वो आपका पति पत्नी हो, बच्चा, बॉस, बिजनेस पार्टनर या रोज मिलने वाला कोई व्यक्ति। सोचिए अगर आप जान पाएं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग और खुद आप क्यों ऐसा महसूस और व्यवहार करते हैं, तो ये सबसे बड़ी देन होगी। बच्चों के मामले में हम अक्सर याद रखते हैं कि उनका चिड़चिड़ा होना केवल नींद की ज़रूरत दर्शाता है, ना कि बुरे स्वभाव की। विवाह में ये समझना ज़रूरी है कि रोज़मर्रा के तनावों के पीछे क्या है, ताकि आप एक दूसरे का समर्थन कर सके और उस बंधन को पोषित कर सके जिसने आपको जोड़ा। लोग उनके व्यवहार नहीं होते, किसी को समझने की कुंजी उनके मास्टर सिस्टम को समझना है, ताकि आप उनके सोचने और मूल्यांकन करने के तरीके को समझ सकें। हर व्यक्ति किसी भी स्थिति में ये तय करता है कि चीज़ें उसके लिए क्या मायने रखती हैं और उसे क्या करना चाहिए। सुपीरियर मूल्यांकन बनाते हैं सुपीरियर जीवन। सफल लोगों को देखने पर मैं हमेशा यही पाता हूं कि उनका मुख्य गुण है वे बेहतर मूल्यांकन करते हैं। चाहे बिजनेस, राजनीति, कला, संबंध या स्वास्थ्य, सभी सफल लोग श्रेष्ठ मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए वॉइन ग्रेट्स्की अपनी क्षमता के कारण नहीं, बल्कि पक्का अनुमान लगाने के कारण सबसे बड़े खिलाड़ी बने। धन का मूल प्रभावी मूल्यांकन है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट मार्केट के उतार चढ़ाव को अलग तरीके से आंकते हैं, इसलिए उनका परिणाम दूसरों से अलग और बेहतर होता है। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है। जीवन की गुणवत्ता, रिश्तों, स्वास्थ्य और धन, हमारे निर्णय, हमारी भावनाएं, हमारी कार्रवाइयां सभी हमारे मूल्यांकन पर आधारित हैं। लेकिन अधिकांश लोग अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं करते। इस किताब में मैं आपको 5 मुख्य तत्वों के माध्यम से ये सिखाऊंगा कि आप अपने मास्टर सिस्टम को नियंत्रित कर अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। 5 तत्व हैं। मानसिक और भावनात्मक स्थिति। आप किस मानसिक और भावनात्मक अवस्था में हैं, ये तय करता है कि आप चीज़ों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। सवाल, जो सवाल आप अपने आप से पूछते हैं वे आपके अनुभवों और फैसलों को दिशा देते हैं। मूल्य, आपके जीवन में कुछ भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और कुछ कम। आपकी प्राथमिकताएं आपके निर्णय तय करती हैं। विश्वास, आपके नियम और विश्वास तय करते हैं कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। संदर्भ अनुभव, आपके दिमाग में संग्रहित अनुभव और कल्पनाएं जो आपके विश्वास और निर्णयों का आधार बनती हैं। इन 5 तत्वों को समझकर आप न केवल अपनी भावनाओं और व्यवहार को बदल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थायी और व्यापक बदलाव ला सकते हैं। परिवर्तन के 2 प्रकार हैं। भावनाओं और अनुभवों को बदलना, मास्टर सिस्टम में ग्लोबल बदलाव लाना, जो आपके व्यवहार और जीवन की हर स्थिति को प्रभावित करता है। जब आप मास्टर सिस्टम को समझ लेते हैं तो आप कारण को नियंत्रित करके परिणामों को सुधार सकते हैं। जैसे नदी में फंसे लोगों को बचाने के बजाय ये पता करना कि उन्हें क्यों गिराया जा रहा है। इस किताब और प्रोग्राम का उद्देश्य है कि आप अपने मास्टर सिस्टम को समझें, उसे सुधारें और अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाएं, ताकि आपकी इच्छाएं स्वतः आपको आकर्षित करें और विरोधाभासी मान्यताओं या नियमों से आपको अलग न किया जाए। सीखने की परीक्षा, टेस्ट व्हाट you've learned। आपके मास्टर सिस्टम यानी आपके अंदरूनी निर्णय लेने के तरीके को समझने के लिए मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूं जो आपके सोचने के तरीके को उत्तेजित करें। ये सवाल आपके दिमाग में नए विचारों के दरवाजे खोलेंगे और आपको ये पहचानने में मदद करेंगे कि आपके सिस्टम के कौन-कौन से हिस्से निर्णय लेने में काम आते हैं। पहले इन 4 सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे पढ़िए। आपकी सबसे कीमती याद क्या है? अगर आप आज एक निर्दोष व्यक्ति को मारकर दुनिया से भूख मिटा सकते तो क्या आप ऐसा करते? क्यों या क्यों नहीं? अगर आप एक लाल पॉश को खरोंच मार दें और वहां कोई न हो तो क्या आप नोट छोड़ेंगे? क्यों या क्यों नहीं? अगर आपको जिंदा तिलचट्टों का एक कटोरा खाकर $10,000 मिल सकते हैं तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्यों या क्यों नहीं? अब देखें कि आपने इन सवालों का जवाब कैसे दिया। जब आप अपने मास्टर सिस्टम के डायग्राम को देखेंगे तो पहले सवाल का जवाब देने में आपने किस मूल्यांकन क्षेत्र का उपयोग किया? निश्चित रूप से आपने खुद से सवाल पूछा ताकि मूल्यांकन शुरू कर सके। संभव है आपने वही सवाल दोहराया जो मैंने पूछा, लेकिन जवाब तो आपकी संदर्भ जानकारी से आया ना।
आपने अपनी जिंदगी के कई अनुभवों में से एक को चुना और उसे सबसे कीमती याद माना, या शायद आप कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि आप में ये विश्वास है कि सभी जीवन के अनुभव कीमती हैं, या एक को चुनना दूसरे अनुभव का अपमान होगा। ये विश्वास सवाल का जवाब देने से रोकते। आप देख रहे हैं, हमारा मास्टर सिस्टम सिर्फ ये तय नहीं करता कि हम क्या मूल्यांकन करें और कैसे, बल्कि ये भी कि हम क्या मूल्यांकन करने को तैयार हैं। दूसरा सवाल, अगर आप आज एक निर्दोष व्यक्ति को मारकर दुनिया से भूख मिटा सकते तो क्या करेंगे? लोग इस सवाल पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि बहुतों की जिंदगी एक की तुलना में ज्यादा मूल्यवान है। उनका तर्क है कि अगर एक व्यक्ति दुख सहन करने को तैयार है और इससे सारी दुनिया की पीड़ा खत्म हो सकती है, तो परिणाम साधन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे लोग इस विचार से स्तब्ध हैं। उन्हें लगता है कि हर मानव जीवन कीमती है। ये भी एक विश्वास पर आधारित है। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसा है, और जो लोग भूखे हैं उन्हें अगले जन्म के लिए अनमोल सबक मिल रहे हैं। और कुछ कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी खुद की जिंदगी दूंगा। इसी तरह एक ही सवाल पर अलग अलग लोग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। ये उनके मूल्यांकन के 5 तत्वों और उनके अनुभवों पर निर्भर करता है। तीसरा सवाल, अगर आप एक लाल पोर्श को खरोंच मार दें और वहां कोई न हो तो क्या आप नोट छोड़ेंगे? कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल, ईमानदारी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ कहते हैं हाँ, ताकि मुझे गर्भित भी हो। कुछ कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे साथ पहले भी हुआ है और किसी ने मुझे नोट नहीं छोड़ा। ये सब आपके व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास पर निर्भर करता है। चौथा सवाल, अगर आपको जिंदा तिलचट्टों का कटोरा खाकर $10,000 मिल सकते हैं तो क्या करेंगे? कई लोगों का जवाब नहीं होता है क्योंकि तिलचट्टों के बारे में उनके अनुभव और शारीरिक स्मृति बहुत नकारात्मक है। फिर अगर पैसा बढ़ा के $1,00,000 किया जाए तो कुछ लोग हाँ कहने लगते हैं, क्योंकि $1,00,000 से उनकी जिंदगी में लंबी अवधि का सुख और दर्द का समाधान संभव है। अगर ये $10 मिलियन हो तब वो हाँ कह देते हैं। उनका मूल्यांकन सिस्टम बदल गया क्योंकि अब लंबी अवधि का सुख तुरंत हुए दर्द से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन कुछ लोग किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करेंगे। उनका कारण है, मैं कभी किसी जीवित प्राणी को नहीं मार सकता, या जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। मास्टर सिस्टम और मूल्यांकन में सावधानी। कभी कभी हम चीज़ों का बहुत अधिक मूल्यांकन कर लेते हैं। छोटे निर्णय भी बड़े मुद्दे बन जाते हैं, जैसे कोई नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर पाता क्योंकि उसे हर कदम का मूल्यांकन करना पड़ता है। हमें ये सीखना है कि छोटे कदमों को एक बड़े चंक में बदल दें, एक बड़ा कदम लें और परिणाम देखें। जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज, आपका व्यक्तिगत कंपास। हमारे हर निर्णय और हमारी किस्मत हमारे मूल्यों से निर्धारित होती है। जो लोग अपने मूल्यों को जानते हैं और उनके अनुसार जीते हैं, वे समाज के नेता बनते हैं। उदाहरण, रॉस पेरोट ने अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए जोखिम उठाया। उनका साहस, लगन, प्यार और समर्पण, ये उनके मूल्य थे जो उन्हें कार्य करने की शक्ति देते थे। जैसे जाइमे अस्कलांते ने अपने छात्रों को शिक्षा और सीखने का जुनून सिखाया। उन्होंने अपने मूल्यों के अनुसार छात्रों को प्रेरित किया। अगर हम जीवन में सबसे गहरा संतोष चाहते हैं तो हमें ये जानना होगा कि हमारे उच्चतम मूल्य क्या हैं और उन्हें हर दिन जीना होगा। मूल्यों और निर्णय। अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है। सभी निर्णय मूल्यों की पहचान पर आधारित होते हैं। उदाहरण, किसी को परिवार, पैसा और प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, किसी को स्वतंत्रता, साहसिक कार्य और शक्ति। इससे उनके जीवन के फैसले और प्राथमिकताएं अलग अलग होंगे। मूल्यों का अभ्यास और जीवन में अनुपालन। हमेशा अपने उच्चतम मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। अगर हम नहीं जीते तो लगातार खालीपन और असंतोष महसूस होता है। जैसे लेखक की बेटी जोली, जिसने डिज्नीलैंड में काम करते हुए अपने शीर्ष 4 मूल्य प्रेम, स्वास्थ्य, विकास और उपलब्धि को संतुलित किया। उसने अपने निर्णयों को अपने मूल्यों के अनुसार किया और खुश और संतुष्ट जीवन जिया। दर्द में सीख, लेसन्स इन पेन। जैसे हमें कुछ भावनाएं अनुभव करने में खुशी मिलती है और इसलिए हम उनके लिए हमेशा बढ़ते रहते हैं, वैसी ही कुछ भावनाएं हैं जिनसे हम जितना हो सके बचने की कोशिश करते हैं। अपने करियर की शुरुआत में जब मैं अपनी पहली कंपनी बना रहा था तो मुझे बहुत ही भारी निराशा महसूस हुई। मैं लगातार यात्रा पर था और साथ में अपने व्यवसाय को चलाने की कोशिश कर रहा था। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मेरे प्रतिनिधि ने पूरी तरह ईमानदार नहीं रहा। जब आप, जैसे मैंने किया, सैकड़ों हजार लोगों और हजारों व्यापारिक समझौतों के साथ काम करते हैं, तो औसत नियम कहता है कि कुछ लोग आपके साथ फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दुर्भाग्य से यही घटनाएं हमारे मन में सबसे ज्यादा टिकती हैं, बजाय उन सैकड़ों या हजारों सफल रिश्तों के जिन्होंने हमारी उम्मीदों को पार कर दिया। ऐसे एक दर्दनाक अनुभव के बाद मैंने एक नया सीईओ ढूंढा जो सच में मेरी कंपनी चला सके।
मैंने संभावित उम्मीदवारों से पूछा, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? कुछ ने सफलता, उपलब्धि या सर्वश्रेष्ठ होना कहा, लेकिन एक व्यक्ति ने जादुई शब्द कहा, ईमानदारी। मैंने केवल उसके शब्द पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसके साथ काम कर चुके कई लोगों से जांच की। उन्होंने पुष्टि की कि वो पूरी तरह ईमानदार है। मैंने सोचा, यही आदमी मेरे लिए सही है, और उसने अच्छा काम किया। लेकिन जल्द ही मुझे लगा कि मेरी तेजी से बढ़ती कंपनी को चलाने के लिए हमें एक और साथी की ज़रूरत है। मेरे सीईओ ने किसी ऐसे व्यक्ति की सिफारिश की जो उनके साथी बन सके। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने इस व्यक्ति से मुलाकात की, उसने शानदार प्रस्तुति दी, दिखाया कि वो मेरी कंपनी को अगले स्तर तक ले जा सकता है। उस समय मैं साल में लगभग 150 दिन यात्रा पर रहता था। उसने कहा कि उसे तब तक भुगतान नहीं चाहिए जब तक वो परिणाम नहीं दिखा देता। ये सुनने में लगभग अविश्वसनीय लग रहा था। मैंने सहमति दी। मिस्टर स्मिथ और मेरे ईमानदार सीईओ मेरी कंपनी चलाएंगे। लेकिन 1.5 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सच में बहुत अच्छा होने के कारण झूठ था। मेरी सेमिनार बड़ी हो गई थी, लेकिन अब मैं साल में लगभग 270 दिन यात्रा पर था। मेरी क्षमता और प्रभाव बढ़ा, मैंने ज्यादा लोगों की मदद की, लेकिन अचानक मुझे पता चला कि मैं $7,58,000 का कर्जदार था। और वो भी तब जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। मिस्टर स्मिथ ने इस 18 महीने में हमारी कंपनी से $2.5 लाख से ज्यादा गलत तरीके से लिया। उसने नया घर और कार ले ली। मैं समझ गया कि ये अनुभव मुझे कितना गुस्सा और दुखी कर सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मेरा ईमानदार सीईओ सब जानने के बावजूद मुझे चेतावनी नहीं दे रहा था। मैंने समझा कि लोग केवल सुख की तलाश नहीं करते, बल्कि दर्द से दूर भी भागते हैं। मेरा सीईओ मुझे सच बताना चाहता था, लेकिन वो सामने कन्फ्रंटेशन से बचना चाहता था। इसने मुझे इंसानी व्यवहार को समझने में एक महत्वपूर्ण सबक दिया। हमने सीखा कि लोग सुख पाने के लिए जितना प्रयास करते हैं, उससे कहीं ज्यादा दर्द से बचने के लिए प्रयास करते हैं। दूर जाने वाली और पास आने वाले मूल्य, मूविंग अवे वर्सेस मूविंग टूवर्ड वैल्यूज। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, हमारा दिमाग पहले ये देखता है कि ये क्रिया सुखद परिणाम दे सकती है या दर्दनाक। उदाहरण के लिए, अगर आप डर से बचने के लिए आकाश में पैराशूट नहीं लगाना चाहते, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको डर से अधिक अस्वीकृत होने का डर है, तो आप फिर भी कूद सकते हैं। हमारे भावनाओं के स्तर हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि उन्हें कौन सी भावनाएं सबसे ज्यादा अनुभव नहीं करनी चाहिए। जवाब अक्सर होता है अस्वीकृति, रिजेक्शन, गुस्सा, एंगर, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन, लोनलीनेस, डिप्रेशन, असफलता, फेलियर, अपमान, ह्यूमिलिएशन, अपराधबोध, गिल्ट। इन भावनाओं से बचने की हमारी इच्छा हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है। मूल्य संघर्ष और आत्म साबोटाज, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट एंड सेल्फ साबोटाज। यदि आपका शीर्ष मूल्य सफलता है और शीर्ष दूर जाने वाला मूल्य अस्वीकृति है, तो आप कभी लंबे समय तक अस्वीकृति का डर लिए बिना सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लोग अक्सर अपने मूल्य संघर्ष के कारण खुद ही बाधित हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने मूल्य समझने होंगे। 2 कदम अपने मूल्य बदलने के लिए। अपने वर्तमान मूल्य जानें और उन्हें महत्व के क्रम में रखें। इससे पता चलेगा कि आप किन चीज़ों की ओर बढ़ना चाहते हैं और किन चीज़ों से बचना। तय करें कि आपके मूल्य क्या होने चाहिए ताकि आप वो इच्छित और योग्य जिंदगी जी सकें। मूल्य खोजने का तरीका। सबसे सरल प्रश्न है, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उत्तर का मंथन करें और अपने मूल्य क्रम में रखें। उदाहरण, पुराने मूल्य मूविंग टुवर्ड, जुनून, पैशन, प्रेम, लव, स्वतंत्रता, फ्रीडम, योगदान, कंट्रीब्यूशन, सक्षम होना, बीइंग एबल, विकास, ग्रोथ, उपलब्धि, अचीवमेंट, खुशी, हैप्पीनेस, मज़ा, फन, स्वास्थ्य, हेल्थ, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। नई प्राथमिकताओं को तय करना, जैसे स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता और खुशी को उच्च प्राथमिकता देना, जीवन के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। नियम: अगर आप खुश नहीं हैं तो जाने क्यों। खुद को उस स्तर पर जिम्मेदार ठहराइए जो कोई और आपसे उम्मीद भी नहीं करता। हेनरी वॉर्ड बीचर। जैसे ही मैं ये शब्द लिख रहा हूँ, मैं अपने कमरे से हवाई के बिग आइलैंड पर हयात रीजेंसी बाइकोलोआ रिजॉर्ट से गहरा नीला प्रशांत महासागर देख रहा हूँ। अभी अभी मैंने कुछ देखा जो उत्तर अमेरिका में अगली बार 2017 तक नहीं होगा। सूर्य का पूर्ण ग्रहण।
आज सुबह 5:30 पर बेकी और मैं उठ गए ताकि हम और हजारों अन्य लोग इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देख सकें। जैसे ही लोग ग्रहण देखने के लिए इकट्ठा हुए, मैंने मनोरंजन के लिए वहां आए लोगों की विविधता देखनी शुरू की। सबसे बड़े बिजनेसमैन से लेकर छुट्टी पर आए परिवार, वैज्ञानिक जिन्होंने दर्जनों दूरबीनें लगाई थी, हाइकर्स जिन्होंने रात में लावा के गड्ढों में टेंट लगाए थे, और छोटे बच्चे जिन्हें ये सब मजेदार इसलिए लग रहा था क्योंकि उनके माता पिता ने बताया था। यहाँ लोग थे जो दुनिया भर से हजारों डॉलर खर्च करके आए थे सिर्फ 4 मिनट के लिए कुछ देखने के लिए। हम यहाँ क्या कर रहे थे? हम छाया में खड़ा होना चाहते थे। हम वाकई दिलचस्प प्रजाति हैं, है ना? 6:28 तक नाटक शुरू हो गया। हवा में उत्सुकता थी, सिर्फ ग्रहण देखने की नहीं बल्कि निराशा के डर की भी। इस खास सुबह बादल छाने लगे थे और आसमान ढक गया था। ये देखना दिलचस्प था कि लोग इस संभावना से कैसे निपट रहे थे कि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। वे केवल चांद को सूरज के ऊपर से गुजरते हुए देखना नहीं चाहते थे, बल्कि 4 मिनट का पूर्ण ग्रहण देखना चाहते थे, जब चांद की छाया पूरी तरह सूरज की रोशनी को रोक देगी और हमें अंधेरे में डुबो देगी। इसे उन्होंने एक नाम भी दिया था, टोटालिटी। 7:10 तक बादल और बढ़ गए। अचानक सूरज बादलों के बीच से निकल आया और कुछ पल के लिए हम सब ने आंशिक ग्रहण देखा। भीड़ ने खुशी में तालियां बजाई, लेकिन जल्द ही बादल फिर से आ गए और दृश्य पूरी तरह छिप गया। जैसे ही पूर्ण अंधकार होने वाला था, स्पष्ट हो गया कि हम चांद को सूरज को ढकते हुए नहीं देख पाएंगे। फिर अचानक हजारों लोग बड़ी स्क्रीन टीवी की ओर दौड़े, जिसे कई टीवी क्रू ने लगाया था। वहां हम बैठे और टीवी पर ग्रहण देखा, जैसे पूरी दुनिया में लोग देख रहे थे। इन पलों में मैंने मानवीय भावनाओं की पूरी श्रृंखला देखी। हर व्यक्ति अपने रूल्स के हिसाब से प्रतिक्रिया कर रहा था। उनके विश्वास कि उन्हें अच्छा महसूस करने के लिए क्या होना चाहिए। एक आदमी मेरे पीछे चिल्लाया, मैंने $4000 खर्च किए और इतना सफर किया बस टीवी पर 4 मिनट देखने के लिए। एक महिला कुछ कदम दूर कह रही थी, विश्वास नहीं कर सकती कि हम इसे मिस कर गए। जबकि उसकी छोटी बेटी उत्साह से याद दिला रही थी, माँ, ये अभी हो रहा है। मेरे ठीक दाईं ओर बैठी महिला ने कहा, ये अद्भुत है, मैं यहाँ होने के लिए बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। फिर एक नाटकीय पल आया। जैसे ही टीवी पर आखिरी धूप का टुकड़ा चांद के पीछे छिपा, उसी क्षण हम पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। ये रात की तरह धीरे धीरे अंधेरा नहीं था, ये तुरंत और पूर्ण अंधकार था। भीड़ में शोर हुआ, लेकिन फिर अचानक सन्नाटा छा गया। पक्षी पेड़ों में उड़ गए और चुप हो गए। ये वाकई अद्भुत क्षण था। और फिर कुछ हास्यास्पद हुआ। लोग टीवी पर ग्रहण देख रहे थे और जिन्होंने कैमरा लाया था वे स्क्रीन की तस्वीरें लेने लगे। जल्द ही हम फिर से रोशनी में थे, सूरज की नहीं बल्कि सभी फ्लैश बल्ब्स की वजह से। खेल को इस तरह सेट करें कि आप जीत सकें। पिछले चैप्टर में हमने बहुत समय वैल्यूज, मूल्य या प्राथमिकताएं सेट करने में लगाया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप नियम ऐसे नहीं बनाएंगे जो पूरे किए जा सके, तो कभी आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपकी वैल्यूज पूरी हो रही हैं। जब मैंने पहली बार डिजाइनिंग डेस्टिनी के बारे में सोचना शुरू किया, मेरे पास सिर्फ वैल्यूज का विचार था, नियम नहीं। इसका मतलब था कि किसी को यह एहसास हो रहा है कि वो सही रास्ते पर है या नहीं। ये पूरी तरह रैंडम था। नियमों का एहसास। जिस दिन मैंने नियमों को समझा, मैंने महसूस किया कि हमारे सुख और दुख का स्रोत यही है। नियम ही हमारी भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं नियमों का इस्तेमाल कैसे ज्यादा असरदार तरीके से कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा, जल्द ही मुझे ये समझ आ गया कि ज्यादातर लोग दुख के लिए प्रोग्राम्ड है। उनके नियम उन्हें अच्छा महसूस करना मुश्किल कर देते हैं और बुरा महसूस आसान। एक उदाहरण, मैं लॉरी नाम की एक महिला का उदाहरण देता हूँ। उन्होंने मेरे एक शुरुआती डेट विद डेस्टिनी सेमिनार में हिस्सा लिया। लॉरी के पुराने आगे बढ़ने वाले वैल्यूज प्यार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वतंत्रता, सफलता, स्वीकृति, उत्कृष्टता, संतुलन, सम्मान, ईमानदारी और मजा। पहली नजर में ये वैल्यूज बहुत अच्छी लगती हैं। लगता है कि ये महिला प्यार करने वाली, स्वस्थ और स्वतंत्र होगी। लेकिन ध्यान से देखें तो कुछ समस्याएं दिखती हैं। लॉरी का तीसरा वैल्यू है सुरक्षा और चौथा स्वतंत्रता। क्या ये दोनों साथ में सही से चलते हैं? नहीं। वास्तविकता ये थी कि वो महिला बहुत दुखी और असंतुष्ट थी और लोगों से दूर रहने लगी थी। किसी भी थेरेपिस्ट ने उसकी समस्या नहीं समझी, क्योंकि वे उसके व्यवहार और भावनाओं पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उसके मास्टर सिस्टम, जो उसके जीवन के हर अनुभव को परखता है, को नहीं समझ पाए।
नियमों को जानना। मैंने उसके हर वैल्यू के लिए नियम पूछे। तुम्हें प्यार महसूस करने के लिए क्या होना चाहिए? लॉरी का जवाब था, मुझे लगता होना चाहिए कि मैंने प्यार कमाया है। मुझे लगता होना चाहिए कि मेरी हर मान्यता और विश्वास हर व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया है। मुझे तब तक प्यार महसूस नहीं हो सकता जब तक मैं परफेक्ट ना हूँ। मुझे एक अच्छी माँ और पत्नी होना चाहिए। तुरंत ही समस्या स्पष्ट हो गई। प्यार उसके लिए सबसे बड़ा सुख था, लेकिन उसके नियमों ने उसे ये सुख खुद को देने से रोक रखा था, क्योंकि ये सब चीज़ें वो नियंत्रित नहीं कर सकती थी। अगर हम अपनी क्षमता को प्यार महसूस करने की दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करें, तो हम अक्सर प्यार महसूस नहीं करेंगे। कौन सा नियम मदद करता है और कौन सा नहीं? 3 मुख्य बातें हैं। अगर नियम पूरा करना असंभव है तो ये कमज़ोर करने वाला नियम है। अगर नियम पूरा होना इस बात पर निर्भर है जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो ये कमज़ोर करने वाला है। अगर नियम आपको अच्छा महसूस करने के सिर्फ कुछ तरीके देता है, लेकिन बुरा महसूस करने के बहुत तरीके, तो ये भी कमज़ोर करने वाला है। लॉरी के नियम इन तीनों में फिट बैठते थे। लॉरी के नए नियम और वैल्यूज़। अब उसने अपने नियम और वैल्यूज़ ऐसे बनाए कि वो नियंत्रित हो सके और आसानी से अच्छा महसूस कर सके। आगे बढ़ाने वाली वैल्यूज़ और नियम। प्यार। मैं प्यार अनुभव करती हूँ जब मैं प्यार देती हूँ, प्राप्त करती हूँ या दूसरों को देती हूँ। स्वास्थ्य। मैं स्वस्थ हूँ जब मैं अपनी मौजूदा अच्छी सेहत को मानती हूँ। मज़ा। मैं मज़ा लेती हूँ जब मैं प्रक्रिया में खुशी पाती हूँ। आभार। मैं आभारी महसूस करती हूँ जब मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ है उसका मूल्य समझती हूँ। स्वतंत्रता। मैं स्वतंत्र महसूस करती हूँ जब मैं अपने फैसले खुद करती हूँ और अपने लिए खुशी बनाने का विकल्प चुनती हूँ। पीछे हटने वाली वैल्यूज़ और नियम। नकारात्मकता। मैं लगातार दूसरों की स्वीकृति पर अपनी खुशी और सफलता निर्भर नहीं करती। टालमटोल। मैं लगातार खुद या दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद नहीं करती। इन नए नियमों से लॉरी अब अपने जीवन में पूरी तरह नियंत्रण में थी और हर दिन प्यार और स्वास्थ्य का अनुभव कर सकती थी। आपके लिए असाइनमेंट। पिछले चैप्टर में आपने जो वैल्यूज सेट की हैं, उनके लिए नियम बनाइए। आगे बढ़ाने वाली वैल्यूज़ के लिए ऐसे नियम बनाएं कि आपको आसानी से अच्छा लगे। पीछे हटने वाली वैल्यूज़ के लिए ऐसे नियम बनाएं कि आपको बुरा महसूस करना मुश्किल हो। उदाहरण, स्वास्थ्य। मैं स्वस्थ हूँ जब मैं महसूस करती हूँ कि मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। प्यार। मैं प्यार देती और अनुभव करती हूँ। सीखना। मैं नई चीज़ें सीखकर बढ़ती हूँ। उपलब्धि। मैं अपने लक्ष्यों को सेट करके पूरा करती हूँ। बदलती हुए नियमों की चुनौती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप नियमों को पूरी तरह समझते हैं, लेकिन अचानक कुछ अपवाद सामने आने लगते हैं? लोगों में ये अद्भुत क्षमता होती है कि वे छोटे छोटे सब रूल बना लेते हैं जो उनके बाकी नियमों के साथ टकरा सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हम दोनों बेसबॉल खेल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम्हें बेसबॉल खेलना आता है, और आप कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो आप नियम बताते हैं। हम 9 इनिंग खेलेंगे, जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा वही जीतेगा। सभी बेस छूने होंगे, 3 आउट मिलेंगे, और अगर तुम पॉप फ्लाई मारो और मैं उसे पकड़ लूं तो तुम आउट हो। अगर मैं गिरा दूं तो तुम सुरक्षित हो। हम खेल शुरू करते हैं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन 9वीं इनिंग में स्कोर बराबर है। मेरे पास 2 खिलाड़ी हैं और 1 आउट है। मैं पॉप फ्लाई मारता हूं, आप गेंद पकड़ने जाते हैं लेकिन उसे गिरा देते हैं। मैं बेस पर सुरक्षित पहुंचता हूं, मेरे साथी स्कोर करते हैं और मुझे लगता है कि हमने जीत लिया। लेकिन आप मुझसे कहते हैं नहीं, तुम आउट हो। मैं हैरान होकर कहता हूँ, क्या आपने तो गेंद गिरा दी? नियम कहता है कि अगर गेंद गिराई तो मैं सुरक्षित हूँ। और आप कहते सच है, लेकिन जब 2 खिलाड़ी बेस पर हों और 1 आउट हो तब ये नियम लागू नहीं होता। इसे इनफील्ड फ्लाई रूल कहते हैं। तब हम झगड़ने लगते हैं, क्योंकि मेरे और आपके दोस्त अलग अलग राय रखते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों में यही होता है। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में ऐसा अनुभव किया है कि आप नियमों के अनुसार खेल रहे थे और अचानक कोई कहता है हाँ लेकिन एक इस स्थिति में अलग नियम है, और आप गुस्से में आ जाते हैं? लोग अपने नियमों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। हर कोई सोचता है कि उसके नियम ही सही हैं। जब किसी को लगता है कि दूसरा व्यक्ति नियम बदल रहा है या बना रहा है तो गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन ये मानव संबंधों का हिस्सा है। विरोधाभासी कहावतें। कूदने से पहले देखो। ज्यादा रसोइया बुरा स्वाद बिगाड़ते हैं। दूर रहना दिल को और चाहने वाला बनाता है। बूढ़े कुत्ते को नई ट्रिक्स नहीं सिखाई जा सकती। बाड़ के दूसरी तरफ हमेशा घास हरी होती है। 1 पैसा बचाना 1 पैसा कमाना है। जो हिचकिचाता है खो जाता है। 2 दिमाग 1 से बेहतर। जो नज़र से दूर है वो मन से भी दूर है। सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। घर जैसा कोई स्थान नहीं, इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इन विरोधाभासी नियमों और विश्वासों की वजह से लोग अक्सर जीवन में निराश होते हैं। उदाहरण, कोई कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं सिवाय इसके कि तुम टूथपेस्ट का ढक्कन खोलकर छोड़ देते हो, या मैं तुमसे प्यार करता हूं सिवाय इसके कि तुम मुझसे गुस्से में बात करते हो।
कुछ नियम छोटे और तुच्छ लग सकते हैं, लेकिन ये रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि याद रखें, आपके नियम वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं, ये केवल आपने बनाए हैं। सवाल हमेशा ये है कि क्या आपके लिए रिश्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या आपके नियम। अपने नियमों को स्पष्ट करें। अगर आप जीवन में नियंत्रण चाहते हैं, रिश्तों में सफल होना चाहते हैं, बच्चों या कर्मचारियों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, तो हमेशा सामने वाले के नियम जानें और अपने नियम स्पष्ट करें। शुरू में पूछें, हमारे रिश्ते काम करने के लिए क्या ज़रूरी है? हमें कितनी बार बात करनी चाहिए? किन चीज़ों की आवश्यकता है? एक दोस्त के उदाहरण से समझते हैं। वो सोचता था कि उसके बहुत कम दोस्त हैं। मैंने उससे पूछा, क्या सच में आपके कम दोस्त हैं या आपके नियम लोगों को दूर कर देते हैं? वो जवाब देता है, शायद मुझे खुद नहीं पता कि मेरे दोस्त बनने के लिए मेरे नियम क्या हैं। कुछ सोचने के बाद उसने बताया कि अगर कोई मेरा दोस्त है तो मुझे उसे हफ्ते में कम से कम 2-3 बार बात करनी चाहिए। मैंने सोचा, ये नियम तो बहुत कठिन है। मेरे दोस्तों में कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैं महीने में कभी कभी ही बात कर पाता हूँ, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं। कुछ नियम तोड़ने लायक नहीं होते। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ने पर बहुत दर्द होता है। इन्हें हम थ्रेशोल्ड रूल्स कहते हैं। कुछ नियम हम तोड़ सकते हैं लेकिन इसका असर अच्छा नहीं होता। इन्हें हम पर्सनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। मस्ट और शुड का फर्क। मस्ट जो करना ही करना है, मस्ट नेवर जिसे कभी नहीं करना, शुड जो करना चाहिए, शुड नेवर जो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मस्ट नियम होने से जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। उदाहरण, महिलाएं आज के समय में पति, बच्चे, काम, शरीर, दुनिया बदलने जैसी जिम्मेदारियों में फंसी हैं। अपने नियमों का पुनर्संतुलन। अब आप अपने नियमों को नियंत्रण में लेने के लिए लिखें। सफल महसूस करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्यार महसूस करने के लिए, आत्मविश्वास महसूस करने के लिए, किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट महसूस करने के लिए। फिर खुद से पूछें, क्या ये नियम उचित है? क्या मैंने खुद को अच्छा महसूस करना कठिन और बुरा महसूस करना आसान बना दिया है? अपने नियमों को इस तरह बनाएं कि अच्छा महसूस करना आसान और बुरा महसूस करना मुश्किल हो। एनी टाइम आए। उदाहरण, मैं प्यार महसूस करता हूँ जब मैं प्यार देता हूँ, जब मैं प्रियजनों के साथ समय बिताता हूँ, जब मैं किसी को मुस्कुराती देखता हूँ। दूसरों के नियम। अपने बच्चों, जीवनसाथी, माता पिता, कर्मचारियों के नियम जानें। नियमों को जानकर आप उनके व्यवहार को समझ सकते हैं और उनके अनुसार अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम, चाहे कुछ भी हो, खुद का आनंद ले। जीवन की बनावट, द फैब्रिक ऑफ लाइफ। मन का मस्तिष्क जब किसी नए विचार तक पहुंचता है तो कभी अपने पुराने आयामों में वापस नहीं जाता। ओलिवर वेंडल होम्स। जब युवा लेफ्टिनेंट जॉर्ज बुश विमानपतन डेक पर खड़े थे तो उन्होंने देखा कि एक जेट विमान नियंत्रण खोकर उतर रहा था। उसका पंख एक आदमी के पास से गुजरते हुए उसे आधा काटने वाला था। उस भयानक क्षण में उसे केवल अपने कमांडिंग ऑफिसर की गूंजती आवाज ने बचाया, किसी को झाड़ू लेकर आओ और इन अंगों को डेक से हटा दो। उस समय सोचने का कोई समय नहीं था, उसे तुरंत प्रतिक्रिया करनी थी। वो और उसके साथी सैनिक अपने साथी के शरीर के टुकड़ों को रनवे से हटा रहे थे। उस क्षण 19 वर्षीय जॉर्ज बुश के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे युद्ध की क्रूरता से निपटना सीखना था। ये एक ऐसी याद बन गई जिसे वो अक्सर याद करते ताकि वो हिंसक मृत्यु के झटके और प्रतिक्रिया की आवश्यकता को समझा सके। एक और अनुभव जिसने उनके जीवन को आकार दिया वो था वो बमबारी मिशन, जो उस जहाज के डेक पर हुए हादसे के तुरंत बाद आया। उन्हें दक्षिण प्रशांत के एक छोटे द्वीप पर रेडियो टावर को बमबारी के लिए भेजा गया था। चिचिजीमा एक युद्धबंदी कैंप था जिसे जापानी अधिकारी मटोबा चला रहे थे। बुश और उनकी टीम जानती थी कि मटोबा ने अपने बंदियों पर अकल्पनीय अत्याचार किए थे। कुछ बंदियों को खाने के लिए मार दिया गया और उनकी हड्डियों का प्रयोग किया गया। जॉर्ज बुश ने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए संकल्प लिया कि वो इस पागल को अकेला कर देगा, उसके संचार के एकमात्र साधन रेडियो टावर को नष्ट करके। बमबारी के दौरान दुश्मन का हमला हुआ। धुएं के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को मारा। अंतिम क्षणों में उन्होंने बम गिराया और टावर को नष्ट कर दिया। तुरंत उन्होंने हवाई जहाज से बाहर कूदने का आदेश दिया।